सिम्बापुर शहर में आर्यन अपनी पत्नी जिया के साथ अपने भैया भाभी के साथ रहता था। आर्यन की भाभी प्रीति काफी नकचड़ी थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आर्यन और जिया उसके साथ उस घर में रहें। इसीलिए वो हमेशा अपने पति संदीप से इसकी शिकायत किया करती थी। कितनी बार कहा है आपको, मुझे आपके भाई और उसकी पत्नी के साथ रहना पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उन्हें पिताजी के छोड़े हुए जमीन जायदाद में हिस्सा मिले। मैं खुद यही चाहता हूँ भाग्यवान, इसलिए आज मैं कोर्ट में जाकर आया हूँ और एक वकील को घूस खिलाकर एक फर्जी वसीयत के कागज तैयार करा लिए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पिताजी जाने से पहले सारी चीजें मेरे नाम कर गए थे। अब बस कल सुबह की देर है। वाह पतिदेव, क्या तरकीब लगाई है आपने। आर्यन और जिया स्वभाव के बहुत अच्छे थे। घर का सारा काम जिया अकेले किया करती थी और आर्यन अपने पिता की बिरयानी की दुकान में काम किया करता था। अगले दिन का सूरज उगता है। संदीप और प्रीति आर्यन और उसकी पत्नी दोनों को घर से निकाल देते हैं। भैया, ये आप नहीं कर सकते। दीदी, हमसे क्या गलती हो गई? आप हमें घर से निकाल देंगी तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी जाओ, बस मेरे घर पर वापस मत आना। और आर्यन, तुम्हें काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। उस बिरयानी की दुकान को भी पिताजी मेरे नाम पर करके गए हैं। अब जाओ तुम दोनों और खुद का कुछ कर लेना, बस वापस यहाँ मत आना, समझे? रहने की ही बात है तो थोड़े दिन किसी रेलवे स्टेशन पर सो जाना, गरीब लोग वहीं पर तो सोते हैं। आर्यन अपनी पत्नी को लेकर सिम्बापुर रेलवे स्टेशन चला जाता है और खाने के लिए कुछ चीजें लेता है। वो पूरा दिन उसी रेलवे स्टेशन पर बिताते हैं। न सिर पर छत, न बदन पर चादर। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, खाना भी कम हो रहा था। हम खाएंगे क्या? खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम चिंता मत करो, यहीं ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। आर्यन थोड़ी दूर जाकर लोगों से खाने की भीख मांगने लगता है। खाना, खाना, किसी के पास कुछ खाना है तो खाना दे दो, मेरी पत्नी भूखी है, खाना दे दो, कोई तो कुछ दे दो। आर्यन अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहां पर एक छोटी लड़की आर्यन के पास आकर कहती है, आप रो क्यों रहे हो? मैं आपको खाना देती हूँ। आज मैं अपना टिफिन लाना भूल गई और मम्मी ने मुझे आज बिरयानी और मेरे दोस्तों के लिए मोमोज पैक करके दिए हैं। आप रोइए मत, मैं आपको अपना टिफिन देती हूँ। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत कमजोरी की हालत में लोगों से खाना मांग रही थी। कोई खाना दे दो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आर्यन उसे देखकर रुक जाता है और बूढ़ी औरत से कहता है, जी माँ जी, मैं थोड़ा सा खाना आपको देता हूँ। मैं अपने हिस्से का खाना आपको दे देता हूँ। मुझे बस इतना खाना चाहिए था जिससे मेरी पत्नी का पेट भर जाए। तुम नेक इंसान हो, तलाशा हर जगह तुम्हें उसी तरीके से जैसे कोई समुद्र में मोती ढूंढता हो। हर बार पत्थर हाथ में आते हैं, मगर आज इस समंदर में मुझे मोती मिल गया। वो बूढ़ी औरत अचानक से परी में बदल जाती है। जिस बच्चे ने तुम्हें ये टिफिन दिया था वो मैं ही थी बेटा। भूखमरी की हालत में भी तुमने मुझे खाना दिया। अब से तुम कभी भूखे नहीं सोओगे। धीरे धीरे सब जो तुमने खोया है उसका दुगना तुम्हारे पास आ जाएगा। मेहनत करो और खूब तरक्की करो आर्यन। परी जादू से वहाँ स्टेशन पर एक दुकान खड़ी कर देती है जिस पर मोमोज बिरयानी लिखा होता है। कल से तुम यही बेचोगे। इस दुकान पर तुम काम करोगे। जो कोई तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाएगा वो इसका दीवाना हो जाएगा। ये कहकर परी वहाँ से चली जाती है। आर्यन जिया को जाकर खाना देता है और उसे सारी बात बताता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, सबने कहा और सुना है, मगर आज जो हमारे साथ हुआ है वो प्रमाण है कि ये वाक्य गलत है। अगले दिन आर्यन और जिया दोनों दुकान में जाते हैं जहां पर पहले से ही मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री वहां 2 पेटियों में रखी हुई थी और साथ ही वहां एक पर्ची भी थी जिसमें मोमोज बिरयानी बनाने का तरीका लिखा हुआ था। यहाँ तो पहले से ही सामग्री रखी हुई है। हम इस बिरयानी को सबके लिए बेचेंगे। इसे गरीब भी खरीद सकता है और अमीर भी। इस बिरयानी को हम 5 रुपए में बेचेंगे। सही कहा आपने। आर्यन और जिया मोमोज बिरयानी बना लेते हैं और उस मोमोज बिरयानी को रेलवे स्टेशन पर 5 रुपयों में बेचना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ कई सारे लोग उनकी बनाई हुई मोमोज बिरयानी खाने आ जाते हैं। बेटा, शुक्रिया, तुमने हम गरीबों को अपने ध्यान में रखकर ये अनोखी मोमोज बिरयानी 5 रुपए में बेचना शुरू किया। हमने भी दिन सहे हैं, हमें पता है कि कैसा लगता है।
आप निश्चिंत रहिए और ये बताइए कि आपको और बिरयानी चाहिए क्या, क्योंकि उसके लिए और पैसे देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आर्यन और जिया की मोमोज बिरयानी पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। सब लोग उसकी दुकान पर 5 रुपए की मोमोज बिरयानी खाने आने लगे। कई शहरों के धनवान भी उसके पास 5 रुपए वाली मोमोज बिरयानी खाने आते और उसे कई सारे पैसे देकर जाते। ये खबर हवा की तरह संदीप और प्रीति तक भी पहुंच जाती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ पतिदेव? आर्यन और जिया फिर से अमीर बनते जा रहे हैं। उन्हें कई सारे शहर के धनवान लोग उस बिरयानी को खाकर ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं उन्हें। जानता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सब तो हमने उससे छीन लिया था, तब उसके पास ये दुकान खोलने के पैसे कैसे आए और इतने पैसे कैसे आए कि वो बिरयानी को 5 रुपयों में बेच रहा है। हम दोनों को जाकर देखना पड़ेगा भाग्यवान। मगर वो हमसे बात भी करेगा क्या? वो सब मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने भाई को जानता हूँ, उसका दिल बहुत कोमल है, वो मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता है। संदीप और प्रीति दोनों आर्यन और जिया से मिलने उनकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। मेरे भाई आर्यन, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई थी। जिया, मुझे भी माफ कर दो, हमने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। अरे दीदी, कोई बात नहीं, बुरा तो हमारे साथ हुआ मगर हम टूटे नहीं और आप हमारे पास आ गईं, तो मैं अभी कह सकती हूँ कि परिवार हमसे झूठे नहीं। संदीप भैया, हमने आप दोनों को माफ किया। मैं आप दोनों को मोमोज बिरयानी खिलाता हूँ। आर्यन दोनों को मोमोज बिरयानी खिलाता है। संदीप बातों बातों में आर्यन से मोमोज बिरयानी की दुकान का राज पूछता है और आर्यन अपने भाई पर भरोसा करके उसे बता देता है। भैया, हम 5 रुपयों में इस मोमोज बिरयानी को इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि इस दुकान में 2 पेटियां हैं जिसमें हर दिन अपने आप मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री आ जाती है और पर्ची में मोमोज बिरयानी कैसे बनाते हैं वो भी लिखा हुआ है। इसलिए ये मोमोज बिरयानी खाने में इतनी अच्छी लगती है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मोमोज बिरयानी के लिए शुक्रिया। अब हम चलते हैं, मगर हम आगे भी तुम दोनों से मिलने आते रहेंगे। संदीप और प्रीति घर लौट जाते हैं। कहा था ना मैंने, वो आर्यन मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता, और देखा किस तरीके से मैंने उससे सब उगलवा लिया। वो 2 पेटियां और वो पर्ची, हमें बस वही चाहिए, फिर हम भी मोमोज बिरयानी बेचेंगे, वो भी ज्यादा भाव में। सोचो सोचो पतिदेव, कितने पैसे होंगे हमारे पास, कुछ योजना बनाओ। मैंने योजना सोच रखी है भाग्यवान, बस तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन रात को आर्यन और जिया अपनी दुकान को बंद करके चले जाते हैं और संदीप और प्रीति रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही उन्हें वो बच्ची मिलती है जिसने आर्यन को मोमोज और बिरयानी की टिफिन दी थी। मैं रास्ता खो चुकी हूँ, अंकल जी मेरी मदद कीजिए, मुझे घर छोड़ दीजिए। ए लड़की, यहाँ से भाग, जा यहाँ से, किसी और से मदद मांग। अरे ये बच्ची यहाँ कैसे आ गई? ए, समझ नहीं आता क्या? निकल यहाँ से। वो बच्ची वहाँ से रोते रोते चली जाती है। संदीप और प्रीति आर्यन की मोमोज बिरयानी की दुकान पर पहुँचते हैं। देखो, यही है वो पेटियां जिसमें हर दिन उस अनोखी मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री अपने आप आ जाती है। और वो रही पर्ची जिसमें उस मोमोज बिरयानी को बनाने का तरीका लिखा है। कितना भोला है मेरा भाई, ऐसी चीज को कोई खुले में छोड़कर कैसे जा सकता है। मूर्ख भाई है मेरा, इसीलिए अब मैं धनवान हो जाऊंगा। संदीप और प्रीति उन दोनों पेटियों और पर्ची को उठाकर जाने लगते हैं। तभी उन्हें बीच में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उन दोनों से मदद मांगती है। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बड़ी भूख लग रही है। बेटा, पेटी में से कुछ खाने को दे दो। नहीं नहीं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही वो ये शब्द कहता है, वो बूढ़ी औरत परी में बदल जाती है और उन दोनों से कहती है, मैंने 2 बार रोकने की कोशिश की तुम दोनों को अपने कहर से बचाने की, मगर लालच को मैंने तुम्हारे अंदर वास करते देखा। नहीं मिलेगी माफी तुम दोनों को इस गुनाह की। धनवान होना था तुम दोनों को, अब सब छीन लिया जाएगा तुमसे। कूदता था तुम्हारा मन पैसा देखकर, अब कूदते रहना जिंदगी भर एक मेंढक की तरह। संदीप और प्रीति दोनों मेंढक में बदल जाते हैं। अगली सुबह होती है, आर्यन अपनी दुकान खोलता है और उसे वो दोनों पेटियां अपनी जगह पर ही दिखती हैं, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो।
शहर में आर्यन आगे और कई सारी जगहों पर अपनी 5 रुपए की मोमोज बिरयानी की दुकान खोल लेता है और अपनी जिंदगी आराम से जीता है। एक गांव में अभिमन्यु नाम का व्यक्ति पनीर बिरयानी बेचा करता था। एक दिन अभिमन्यु बाजार में पनीर बिरयानी का ठेला लगाकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था। आइए आइए और पनीर बिरयानी का आनंद उठाइए। सभी का धंधा इस समय चल रहा है मंदा। मेरी बिरयानी के साथ मिला हुआ पनीर इस गर्मी में आपको कर देगा ठंडा। तभी वहाँ पर मुखिया आकर अभिमन्यु से बोला, अरे क्या बात है अभिमन्यु, कितनी देर से देख रहा हूँ कि ग्राहकों को आवाज लगा रहे हो, मगर कोई तुम्हारी पनीर बिरयानी खाने ही नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, कुछ देर बाद देखिएगा कि कितने ग्राहक मेरे ठेले पर आकर बिरयानी खाने का आनंद उठाएंगे। अभिमन्यु, ये गर्मी का मौसम है, तुम पनीर बिरयानी बेचने की बजाय कोई नया आइटम क्यों नहीं बेचते? नहीं मुखिया जी, पनीर बिरयानी मेरे पिताजी भी बेचा करते थे और उन्होंने ही मुझे पनीर बिरयानी बनानी सिखाई थी। मैं इस धंधे को नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर में अभिमन्यु के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी और देखते ही देखते अभिमन्यु की पनीर बिरयानी खत्म हो गई। मुखिया मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से बोला, मान गए अभिमन्यु, तुम्हारी पनीर बिरयानी का स्वाद गर्मी में भी लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ घर चला गया और मुखिया भारी मन से अपने खेत की ओर चला गया। खेत पर उसका भतीजा चंदू मुखिया का इंतजार कर रहा था। चाचा जी, क्या आपने अभिमन्यु से बात की? हाँ, मैंने अपने तरीके से उससे कहा कि वो पनीर बिरयानी की जगह कोई और आइटम क्यों नहीं बेचता, मगर उसने मना कर दिया। चाचा जी, अभिमन्यु की पनीर बिरयानी इतनी प्रसिद्ध है कि अगर मैं उसके सामने कोई दूसरा आइटम का ठेला लगाकर बेचूंगा तो वो नहीं बिकेगा। मेरे रोजगार का क्या होगा? चिंता मत करो चंदू, मैं कल कोई उपाय सोचकर तुम्हें बताता हूँ। इधर अभिमन्यु की पत्नी बिंदिया अभिमन्यु से बोली, कल तुम्हारे पीठ पीछे मुखिया जी घर पर आए थे, बोल रहे थे कि गर्मी का सीजन चल रहा है, तुम अपने पति से कुछ और बेचने के लिए क्यों नहीं कहती? ये मुखिया जी भी ना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अरे भाई, जब मेरी पनीर बिरयानी सारे गांव में प्रसिद्ध है तो फिर मैं दूसरा आइटम क्यों बेचूं? सही बात है, आपकी पनीर बिरयानी तो भीषण गर्मी में भी लोग खाना पसंद करते हैं जी। अगले दिन मुखिया अपने भतीजे चंदू से बोला, मैंने उपाय सोच लिया है चंदू, तुम आज से अभिमन्यु के ठेले के सामने पनीर बिरयानी ही बनाकर बेचोगे। चाचा जी, आपको लगता है कि मेरी बनाई हुई पनीर बिरयानी ग्राहक खरीदेंगे? पूरी बात तो सुन लो चंदू, तुम अपने ठेले के अगल बगल अच्छी वैरायटी के छाते भी लगाओगे ताकि लोगों को बैठने में सहूलियत हो। और तो और, तुम हर पनीर बिरयानी की प्लेट के साथ एक कोल्ड ड्रिंक लोगों को मुफ्त पिलाओगे। चाचा जी, इस तरह से तो मुझे मुनाफा कम और घाटा ज्यादा होगा। मूर्ख कहीं के, जब तुम ऐसा करोगे तो सारे ग्राहक तुम्हारी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। एक बार उसके ग्राहक टूटकर तुम्हारे पास आ गए तो उसके बाद तुम अपनी मर्जी के मुताबिक बिरयानी की प्लेट के दाम रख सकते हो। तुम नहीं जानते चंदू, इस देश में लोग मुफ्त का माल देखकर बड़े ही जल्द खींचे चले आते हैं। और रहा सवाल अभिमन्यु का, तो उसके ठेले के साथ मुझे क्या करना है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगले दिन चंदू मुखिया के कहे मुताबिक उसने अगल बगल में अच्छी वैरायटी की छाते वाली कुर्सियां भी रखवा ली और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, आइए आइए, आप सबने अभिमन्यु की घटिया पनीर बिरयानी का बहुत स्वाद चखा है। एक बार मेरी बनाई हुई स्वादिष्ट पनीर बिरयानी खाइए और मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक का आनंद उठाइए। एक ग्राहक चंदू से बोला, अरे भैया, क्या तुम वास्तव में एक प्लेट पनीर बिरयानी के साथ एक कोल्ड ड्रिंक मुफ्त दोगे? हाँ हाँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। और तो और, तुम अभिमन्यु के ठेले पर गर्मी में पनीर बिरयानी खाते थे और यहाँ इस छतरी के नीचे आराम से बैठकर पनीर बिरयानी का आनंद उठाओ और इस गर्मी में ठंडी ठंडी मुफ्त कोल्ड ड्रिंक का भी आनंद उठाओ। अरे वाह भैया, फिर तो मजा आ जाएगा। कुछ ही दिनों में अभिमन्यु के सारे ग्राहक टूटकर चंदू के ठेले के पास पनीर बिरयानी का आनंद उठाने लगे। अभिमन्यु की आमदनी खत्म हो गई। अगर मुखिया का भतीजा एक कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में दे रहा है तो आप भी क्यों नहीं कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में देते हैं जी? ये कैसी बातें कर रही हो बिंदिया? एक तो मैं लोगों को वैसे भी बहुत सस्ते में पनीर बिरयानी बेचा करता था, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में दे दूंगा तो इस तरह से तो मुझे अपना घर भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुखिया जी बार बार मुझे ये धंधा छोड़ने के लिए क्यों कहते थे। आज मैं मुखिया जी से बात करके ही रहूंगा। शाम के समय अभिमन्यु मुखिया के घर पर चला गया
अभिमन्यु को देखकर मुखिया बुरा मुंह बनाता हुआ बोला। क्या बात है अभिमन्यु, यहाँ क्यों आए हो? देखिए मुखिया जी, मुझे नहीं पता कि आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन आपका भतीजा मेरे साथ सही नहीं कर रहा। क्यों भाई, इस गांव में क्या तुम्हें ही पनीर बिरयानी बेचने का अधिकार है? नहीं मुखिया जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन आपका भतीजा चंदू मेरी बिरयानी की बुराई हर ग्राहक से करता है, और आखिर वो मेरे ही ठेले के सामने बिरयानी कैसे बेच सकता है? अभिमन्यु, तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। हर किसी के धंधा करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। और हाँ, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो फिर ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता ने वर्षों पहले मुझसे कर्ज लिया था, जो कि उन्होंने मुझे नहीं लौटाया। तो आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तो तुम उनके बेटे हो, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने पिता का कर्ज चुकता करो। मेरी आर्थिक स्थिति इस वक्त खराब है मुखिया जी, वो भी आपके भतीजे की वजह से। कोई बात नहीं, तुम्हारा ठेला किस काम आएगा? कल तक अपने ठेले को यहाँ खड़ा कर जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे ठेले को तुम्हारे घर से ही उठवा लूंगा। अभिमन्यु मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया। अगले दिन मुखिया के आदमी अभिमन्यु का ठेला भी उठाकर ले गए। अभिमन्यु बेरोजगार हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर आप कब तक ऐसे ही घर पर बैठे रहेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा बिंदिया, यहाँ तक कि धंधा और ठेला भी हाथ से चला गया। अब मैं क्या करूं? मुखिया ने जरूर आपसे झूठ बोला है। आपके पिताजी को स्वर्ग सिधारे तो कई वर्ष हो गए हैं। उन्होंने तो आपसे कभी जिक्र नहीं किया कि मुखिया से उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए थे। जानता हूँ बिंदिया, लेकिन जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो लगता है कि जैसे इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। वैसे भी अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। इतना बोलकर अभिमन्यु क्रोध से एक बक्से पर लात मार दी। बक्से से कुछ सामान नीचे गिर गया। ये क्या किया आपने? ये तो आपके पिताजी का पुराना बक्सा था। अभिमन्यु ने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बक्से से गिरे एक बहुत पुराने कागज को पढ़ने लगा। ये आप क्या पढ़ रहे हैं जी? क्या है ये? ये तो पिताजी की हैंडराइटिंग है बिंदिया। सिर्फ पिताजी ही इस गांव में 5वीं क्लास पास थे। इसमें बर्फ की बिरयानी के बारे में कुछ लिखा है। अचानक अभिमन्यु को कुछ याद आया। मुझे याद आ रहा है, पिताजी बर्फ की बिरयानी के बारे में माँ से बात तो क्या करते थे कि वो एक दिन बर्फ की बिरयानी बनाकर बेचेंगे। लगता है ये वही है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप बर्फ की बिरयानी क्यों नहीं बेचते? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मेरे पास एक चांदी का हार पड़ा हुआ है, आप उसको गिरवी रखाइए और अपना धंधा फिर से शुरू कीजिए। अभिमन्यु उसी दिन उस हार को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आया और चावल खरीदकर अपने पिताजी के लिखे नुस्खे के अनुसार चावल को पकाकर उसके ऊपर बर्फ मिला दी। बिंदिया, बर्फ की बिरयानी तो बनकर तैयार हो गई। आपके साथ मैं भी बेचने का प्रयास करूंगी। हम अपनी पुरानी जगह पर धूप में ही खड़े होकर इसे बेचेंगे। अभिमन्यु बिंदिया के साथ अपनी पुरानी जगह पर चला गया और आवाज लगाने लगा। आइए भैया आइए, आप सबने पनीर बिरयानी बहुत खाई है। एक बार आप बर्फ की बिरयानी खाकर ठंडा ठंडा कूल कूल होने का आनंद उठाइए। तभी एक ग्राहक वहाँ आकर बोला, अरे भैया, पनीर बिरयानी, छोले बिरयानी, नॉनवेज बिरयानी के बारे में तो सुना था, बर्फ की बिरयानी के बारे में पहली बार सुना है। देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी है। एक बार बिरयानी को खाने का आनंद उठाइए और ठंड का मजा लीजिए। लाओ भैया, एक प्लेट लगा दो। अभिमन्यु ने एक प्लेट में बर्फ की बिरयानी उस ग्राहक को दे दी। बिरयानी खाते ही वो ग्राहक बोला, अरे भैया, बर्फ की बिरयानी को खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि दिसंबर की सर्दी आ गई हो। उस ग्राहक की बात सुनकर सभी ग्राहक अभिमन्यु के बर्फ की बिरयानी पर दौड़ पड़े। कुछ ही दिनों में अभिमन्यु की बिरयानी अपने गांव में और आसपास के सभी गांव में प्रसिद्ध हो गई। अभिमन्यु की बर्फ की बिरयानी जो भी खाता, उसे भीषण गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती। एक दिन अभिमन्यु की पत्नी अभिमन्यु से बोली, आपके पिताजी की बर्फ की बिरयानी का नुस्खा अगर हमें नहीं मिलता तो हम तो सड़क पर आ गए थे। तुम सही कह रही हो, पिता पिता ही होता है। इस संसार से जाने के बाद भी उन्होंने हमारी सहायता की। मैं चाहती हूँ कि इस भीषण गर्मी में बेचारे बहुत से गरीब लोग गर्मी की वजह से परेशान हैं, जिनके घर पर ना कूलर है और ना ही पंखा, आप उन्हें ये बर्फ की बिरयानी मुफ्त में खिलाइए। अभिमन्यु को अपनी पत्नी का सुझाव पसंद आया और अभिमन्यु उस दिन से गरीब लोगों को बर्फ की बिरयानी मुफ्त में खिलाने लगा। अब गांव में जिसे भी गर्मी लगती, वो अभिमन्यु के पास आ जाता
और अभिमन्यु ने गांव में एक दुकान खरीद ली। अब वो गांव में ही दुकान पर बर्फ की बिरयानी बेचा करता। ये देखकर चंदू मुखिया से बोला, चाचा जी, हमारी सारी योजना पर पानी फिर गया। सही कहते हो तुम। पता नहीं इस चंदू के पास बर्फ की बिरयानी बनाने का नुस्खा कैसे आ गया। उसकी बर्फ की बिरयानी खाने के बाद किसी को गर्मी ही नहीं लगती। अब तो दूर दूर से लोग आकर उसकी बिरयानी खाने लगे हैं, और वो भी सिर्फ इसी वजह से खाते हैं ताकि वो अपने शरीर की गर्मी भगा सके। तो फिर कुछ कीजिए चाचा जी। जब दुश्मन ताकतवर हो जाए तो फिर उससे दुश्मनी नहीं बल्कि समझौता करना चाहिए। चलो मेरे साथ। मुखिया चंदू को लेकर अभिमन्यु के घर पर चला गया। मुखिया और चंदू को देखकर अभिमन्यु चौंकता हुआ बोला, मुखिया जी, आज आपको इस गरीब की याद कैसे आ गई? अभिमन्यु, तुम्हारी बर्फ की बिरयानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी है। अब तो लोग हमारे गांव का नाम भी बर्फ की बिरयानी के नाम से जानने लगे हैं। लेकिन मैं तुमसे समझौता करने आया हूँ। मेरा और आपका तो कभी कोई झगड़ा ही नहीं था मुखिया जी, तो फिर समझौता किस बात का? तुम एक नंबर के मूर्ख हो अभिमन्यु। तुम्हारे हाथ में बर्फ की बिरयानी का नुस्खा है। तुम चाहो तो इससे लाखों रुपए कमा सकते हो, लेकिन तुम पैसे कमाने की बजाय गरीब भिखारी को मुफ्त में बर्फ की बिरयानी खिला रहे हो। मुझे लगा था कि शायद आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए आप यहाँ आए हैं। पर मैं गलत था मुखिया जी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। गरीब की मदद करने से हमारे मन को जो शांति मिलती है ना, वो किसी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आप यहाँ से जा सकते हैं। मुखिया और चंदू मुंह लटकाकर वहाँ से चले गए। अभिमन्यु आज भी बर्फ की बिरयानी बनाता है और उन्हें बेचता है।